130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई ना एक हजारों टन की भारी भरकम ट्रेन इमेजिन कीजिए। बाहर घना कोहरा है, मतलब विजिबिलिटी लगभग शून्य है। हाँ, लोको पायलट को आगे का सिग्नल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और अचानक ट्रेन के अंदर कैब में एक अलार्म बजता है और बिना पायलट के कुछ भी किए ट्रेन अपने आप ब्रेक लगा देती है, क्योंकि आगे एक लाल सिग्नल था। और ये कोई चमत्कार नहीं है, यही कवच है, अपना कवच, भारतीय रेलवे का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, पटरियों पर ये सिस्टम असलियत में काम करे, मतलब एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाए, इससे पहले लैब में ना इसकी एक बहुत ही इंटेंस एक डिजिटल अग्नि परीक्षा होती है। हाँ, जिसमें 1 इंच या 1 सेकंड की भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। फैट का मेन पर्पस यही है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस को पूरी कठोरता से चेक किया जाए। इससे पहले के फील्ड स्टाफ कोई भी डेटा चेक करे या टेस्टिंग के बटन दबाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लैब में असल में कौन कौन से उपकरण काम कर रहे हैं। इस सिम्युलेटर इकोसिस्टम को समझे बिना आगे बढ़ना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल। इस इकोसिस्टम में ना मुख्य रूप से 3 बड़े पिलर्स हैं: स्टेशनरी कवच सिम्युलेटर, ऑनबोर्ड कवच सिम्युलेटर और फील्ड सिम्युलेटर। अच्छा। देखिए, स्टेशनरी कवच सिस्टम हवा में काम नहीं करता, उसे फील्ड का डेटा चाहिए, और यहीं पर रिले इंटरफेस सिम्युलेटर काम आता है। ये हार्डवेयर यूनिट स्टेशन यार्ड में मौजूद हजारों फिजिकल रिलेज के स्टेटस को डिजिटल रूप में सिम्युलेट करके स्टेशनरी कवच को इनपुट देता है। यह एफएसपी स्टेशन यार्ड का पूरा नज़ारा स्क्रीन पर दिखाता है, जैसे सिग्नल पोस्ट्स हो गए, पॉइंट्स की पोजीशन हो गए और ट्रैक सर्किट का रियल टाइम स्टेटस, सब कुछ सामने होता है। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि ये एफएसपी सिर्फ एक पैसिव डिस्प्ले नहीं है, ये रेले इंटरफेस सिम्युलेटर के साथ लगातार 2 वे कम्युनिकेशन करता है। अच्छा, मतलब हम वहीं से कंट्रोल भी कर सकते हैं? बिल्कुल। टेस्टिंग करने वाले इंजीनियर्स इसी एफएसपी एप्लीकेशन ना हो तो कमांड यहीं से दी जाती है। तो अगर एफएसपी हमारा ग्राउंड कंट्रोल है तो जाहिर है एक कॉकपिट भी होना चाहिए, और मुझे लगता है वो कॉकपिट है हमारा ऑन बोर्ड कवच सिम्युलेटर। एकदम सटीक एनालॉजी है। ये भी एक पीसी एप्लीकेशन है, लेकिन इसका नजरिया पूरी तरह से ट्रेन के अंदर का होता है। ट्रेन के अंदर का। ये लोकोमोटिव के दिमाग की तरह काम करता है। अब कोई नया इंजीनियर सोच सकता है कि यार ये सिर्फ ट्रेन की स्पीड को सिमुलेट करता होगा, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो और क्या-क्या कॉन्फ़िगर होता है इसमें? देखिए, जब ऑनबोर्ड सिमुलेटर स्टार्ट होता है ना, तो सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि लोको आईडी, सिस्टम का वर्किंग मोड, ट्रेन की डायरेक्शन, ट्रेन की कुल लंबाई और सबसे क्रिटिकल एब्सोल्यूट लोकेशन फीड करनी पड़ती है। अरे वाह, मतलब पूरा काइनेमैटिक्स। हाँ, इसके अलावा कैब इनपुट्स और ब्रेक एप्लीकेशन का पूरा डायनामिक्स इसी सिमुलेटर के जरिए टेस्ट होता है। तो अब हमारे दोनों सिमुलेटर्स चालू हो गए, मतलब एक तरफ यार्ड का डिजिटल जुड़वा तैयार है और दूसरी तरफ ट्रेन का। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि सिमुलेटर चाहे जितने भी एडवांस्ड हों, अगर उनमें डाला गया बेस डेटा ही गलत है तो सारे नतीजे गलत ही आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और यहीं पर फैट का दूसरा और मैं कहूंगा सबसे क्रिटिकल चरण शुरू होता है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, तो इसमें फील्ड स्टाफ को सबसे पहले क्या जांचना होता है? सबसे पहला कदम है ये चेक करना कि स्टेशन टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंट्रोल और कवच टीओसी पूरी तरह से एक ही पेज पर हैं या नहीं। दोनों में राउट्स की संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए। अच्छा, और एसआईपी का क्या रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद एसआईपी यानी सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान और आरएफआईडी टैग टिन लेआउट की बारी आती है। इन दोनों दस्तावेजों का 100% मिलान होना अनिवार्य है। 100% मिलान मतलब कागज पर बने नक्शे और डिजिटल लेआउट में एक भी पॉइंट का फर्क नहीं होना चाहिए ना? लाइंस, इंटरलॉक्ड पॉइंट्स, सिग्नल्स और यहां तक कि एलसी गेट्स की लोकेशन भी, सब कुछ एसआईपी और आरएफआईडी लेआउट में बिल्कुल सेम होना चाहिए। और यहां एक बहुत ही बारीक तकनीकी पहलू है जो अक्सर लोग जल्दबाजी में मिस कर देते हैं। वो क्या? कवच स्पेक 4.0 के वर्जन 1 के तहत यह साफ निर्देश है कि आरएफआईडी टैग डेटा को अप्रूव्ड लेआउट के अनुसार मैनुअली जांचा जाना चाहिए। वेट, रियली? इतने एडवांस सिस्टम में मैनुअल चेकिंग? ऑटोमेशन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हम। हर एक टैग की एब्सोल्यूट लोकेशन को मीटर में पढ़ना और उसे क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है।
कवच को अगर यार्ड का लेआउट ही गलत पता होगा तो वो ट्रेन को आगे बढ़ने की सेफ डिस्टेंस कैसे बताएगा? पूरी एमए गलत जनरेट होगी। और वो तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है। बिल्कुल, इसीलिए डेटा वैलिडेशन में इतना टाइम लगता है। बिना सही नक्शे के नेविगेशन सिस्टम ट्रेन को खतरे में ही डालेगा। अब जब डेटा वेरीफाई हो गया तब सिम्युलेटर्स में असली ट्रेन मूवमेंट डालकर देखा जाता है, जिसे हम ऑपरेशनल सिनेरियोज की टेस्टिंग कहते हैं। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि सिग्नल और एमए का जो डायनामिक तालमेल है वो असल में काम कैसे कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले एंट्री सिग्नल कॉरेस्पॉन्डेंस टेस्ट किया जाता है, राइट? सही कहा। इसमें फील्ड स्टाफ एफएसपी के जरिए एंट्री सिग्नल के एस्पेक्ट को अलग अलग ऑफ स्टेट्स में बदलता है, जैसे येलो, डबल येलो या ग्रीन। और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि ऑनबोर्ड डीएमआई मतलब ड्राइवर मशीन इंटरफेस में तुरंत वही एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और जो सबसे क्रिटिकल है, एमए को कवच टीओसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जरा सोचिए, अगर एंट्री सिग्नल ग्रीन है तो एमए तो काफी आगे तक मिलेगी, लेकिन अगर अप्रोचिंग सिग्नल येलो है तो एमए कैसे काम करेगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। देखिए, पीले सिग्नल का मतलब है कि अगला सिग्नल लाल हो सकता है, तो ऐसे में ऑनबोर्ड सिम्युलेटर को तुरंत ये रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट डिस्प्ले करना चाहिए। और सिर्फ डिस्प्ले करना काफी नहीं होगा, मुझे लगता है एमए को भी तुरंत सिकुड़ जाना चाहिए। हाँ, वो एमए सीधे जाकर उस अप्रोचिंग सिग्नल के फुट तक यानी उसके आधार तक सीमित हो जानी चाहिए। अच्छा, ताकि किसी भी हालत में ट्रेन लाल सिग्नल को पार न करे, जिसे हम एस्पेड कहते हैं, सिग्नल पास्ट एट डेंजर। बिल्कुल, एस्पेड को रोकने के लिए ही ये इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है। और इसी तरह के लॉजिक का यूज लूप लाइन स्पीड कंट्रोल में भी होता है। हाँ, मेन लाइन की तुलना में लूप लाइन पर तो ट्रेन को मोड़ते समय गति कम रखनी पड़ती है ना? सही। तो जब एफएसबी से लूप लाइन के लिए रूट सेट होता है तो ऑनबोर्ड डीएमआई में टर्नआउट स्पीड और रिलीज डिस्टेंस एकदम कवच टेबल ऑफ कंट्रोल के हिसाब से दिखनी चाहिए। सिस्टम को पहले से पता होना चाहिए कि आगे टर्नआउट है। ऑपरेशंस में एक और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आती है, बर्थिंग और कॉलिंग ऑन टेस्ट। स्टेशन यार्ड्स में अक्सर एक ट्रेन पहले से खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर और पीछे से दूसरी ट्रेन को उसी लाइन पर लाया जाता है। हाँ। पारंपरिक सिग्नलिंग में तो ये पूरा काम लोको पायलट की विजुअल जजमेंट पर होता है, जो कि रिस्की है। लेकिन कवच इसे पूरी तरह से मैथमेटिकल कर देता है। तो लैड में इसे कैसे सिम्युलेट करते हैं? इसमें एक लोको को बर्थिंग ट्रैक पर खड़ा सिम्युलेट करते हैं और दूसरा लोको कॉलिंग ऑन सिग्नल के पीछे होता है। जैसे ही दूसरे लोको के लिए कॉलिंग ऑन ऑफ किया जाता है, सिस्टम एमए कैलकुलेट करता है और इस पूरे ऑपरेशन में कवच स्पीड रिस्ट्रिक्शन को सख्ती से 15 किलोमीटर पीएच पर लॉक कर देता है। कवच की असली इंजीनियरिंग तो तब समझ आती है जब कुछ गलत होता है। लैब में तो सब कंट्रोल में है, लेकिन बाहर ट्रैक से अगर एक आरएफआईडी टैग ही गायब हो जाए तो सिस्टम तो अंधा हो जाएगा ना। और इसीलिए इन एज केसेस या फेलियर सिनेरियोज की टेस्टिंग एफएटी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। किसी भी सेफ्टी सिस्टम की असली औकात उसके फेलियर मैनेजमेंट से ही पता चलती है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, टैग मिसिंग। मान लीजिए सिम्युलेटर में रूट सेट है, लेकिन एक जगह से कोई डेटा नहीं आ रहा। सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि टैग गायब है? उसे तो लग सकता है कि ट्रेन रुक गई है। यही पर ओडोमीट्री का कॉन्सेप्ट आता है। ऑनबोर्ड कवच को पहले से पता होता है कि अगला टैग कितनी दूरी पर है। इसे लिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा। सिस्टम सिर्फ टैग्स पर डिपेंड नहीं करता, वो ट्रेन के पहियों के घूमने से भी दूरी नाप रहा है। अगर ओडोमीट्री के हिसाब से ट्रेन ने लिंकिंग डिस्टेंस पार कर लिया और उसके 50 मीटर बाद तक भी कोई टैग रीड नहीं हुआ तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब 50 मीटर का एक टॉलरेंस या बफर जोन है। एग्जैक्टली। जैसे ये 50 मीटर का बफर खत्म होता है, ऑनबोर्ड कवच और तुरंत एनएमएस यानी नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि बॉस, एक टैग मिस हो गया। और नेविगेशन फेल ना हो इसके लिए वो क्या करता है? वो अपनी ओडोमेट्री को उसी मिस्ड टैग के बेसिस पर अपडेट कर लेता है और ट्रेन चलती रहती है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे भी भयानक स्थिति मुझे लगती है कॉन्फ्लिक्ट टैग की। अगर ऑनबोर्ड सिम्युलेटर को कोई ऐसा आरएफआईडी टैग मिल जाए जो सेट रूट के डेटाबेस में है ही नहीं, तो ये एक क्रिटिकल फेलियर है। तो ऐसे में स्टेशनरी कवच का क्या रिएक्शन होता है? इसका सीधा मतलब है कि या तो ट्रेन गलत ट्रैक पर है या मैप में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ऐसे में सिस्टम तुरंत एसओएस जनरेट करता है। कोई रिस्क नहीं, वो पूरे एरिया में इमरजेंसी हॉल्ट कमांड ब्रॉडकास्ट कर देता है।
और ये एसओएस जब जनरेट होता है तो स्टेशन मास्टर को भी तो रियल टाइम में पता चलना चाहिए ना? बिल्कुल, इसके लिए SMOCIP का इस्तेमाल होता है, स्टेशन मास्टर्स ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। हाँ, जो स्टेशन मास्टर के कमरे में फिजिकल पैनल लगा होता है। हाँ, वही। तो जैसे ही SOS जनरेट होता है, इस पैनल पर SOS इंडिकेशन LEDs तुरंत जल उठनी चाहिए और ऑडियो अलार्म बजना चाहिए। फील्ड स्टाफ को इस रिस्पॉन्स टाइम को बहुत ध्यान से क्रॉस चेक करना होता है। फेलियर में ना एक और सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शंटिंग में तो ट्रेन बार बार आगे पीछे होती है। हाँ, और अगर शंट मोड में कोई लोको गलती से BSLB यानी ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड क्रॉस कर जाए तो वो मेन लाइन के ट्रैफिक में आ सकता है। तो इसे सिम्युलेटर में कैसे जांचा जाता है? शंट लिमिट्स टेस्टिंग के थ्रू। जैसे ही सिम्युलेटेड लोको BSLB की लिमिट क्रॉस करता है, स्टेशन कवच तुरंत उस पर्टिकुलर लोको के लिए SOS मैसेज जनरेट करता है। और ये सारा डेटा ट्रांसफर तभी मुमकिन है ना, जब रेडियो कम्युनिकेशन लगातार बना रहे? बिल्कुल, इस रेडियो लिंक की भी एक क्लियर रेंज होनी चाहिए। स्टेशनरी कवच का लोको के साथ संचार स्टेशन के एंट्री पॉइंट से शुरू होना चाहिए और एक फिक्स्ड एग्जिट पॉइंट पर कटना चाहिए। और मुझे लगता है ये एग्जिट पॉइंट हर जगह सेम नहीं होता। एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में ये LSS से 1.5 किलोमीटर आगे होता है। हाँ, लास्ट स्टॉप सिग्नल से 1.5 किलोमीटर आगे। और ऑटो ब्लॉक सेक्शन में? ऑटो ब्लॉक में जैसे ही ट्रेन बॉर्डर RFID टैग क्रॉस करती है, संचार कट जाना चाहिए और अगले स्टेशन का कवच टेक ओवर कर लेता है, एकदम डिजिटल रिले रेस की तरह। सही कहा। और देखिए, इस रिले रेस में ट्रेन सिर्फ सिग्नल्स पर नहीं दौड़ती, ट्रैक की फिजिकल ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है MMA पर। हाँ, मतलब भौतिकी के नियमों को तो सॉफ्टवेयर नहीं बदल सकता। अगर ट्रेन ढलान पर है तो ब्रेक बहुत पहले लगाने पड़ेंगे। इसी को टेस्ट करने के लिए ट्रैक प्रोफाइलिंग होती है। NMS रिपोर्ट जनरेशन टूल से ग्राफ्स निकाले जाते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट चेक होता है। ट्रेन मूवमेंट के हिसाब से ग्राफ में चढ़ाई और उतार एप्लीकेबल इंजीनियरिंग डेटा से हूबहू मैच करना चाहिए। और स्पीड रिस्ट्रिक्शन जैसे PSR और TSR वो भी चेक होते हैं। PSR यानी परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन का डेटा स्टेशन के WTT के अनुसार ग्राफ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और TSR यानी टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के टाइम लगता है, वो स्टेशन मास्टर के कॉशन ऑर्डर से 100% मैच होना चाहिए। देखिए, WTT में LC गेट की लोकेशन आमतौर पर पोल नंबर्स या किलोमीटर माइलस्टोन में होती है, लेकिन कवच तो पोल नंबर्स नहीं समझता ना, वो तो सब कुछ एब्सोल्यूट लोकेशन यानी मीटर में प्रोसेस करता है। अरे हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। टेस्टिंग के टाइम इस कन्वर्जन को क्रॉस चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर थोड़े मीटर की भी गड़बड़ी हुई तो कवच को लगेगा कि फाटक कहीं और है और ऑटो विस्लिंग गलत जगह बजेगी। और अगर फाटक खुला है तो ब्रेकिंग प्रोफाइल भी गलत जगह एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो यही छोटी छोटी बारीक चेकिंग्स ही उस जीरो एरर कमीशनिंग का बेस बनती है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समराइज करें और उन वेरिफिकेशन सिनारियोज को देखें जो SAT सर्टिफिकेट के लिए जरूरी हैं, तो पहला है SIP और RFID लेआउट का 100% मिलान। दूसरा, सिग्नल बदलने पर सटीक MA जनरेशन। तीसरा, कॉलिंग ऑन में 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड और सेफ डिस्टेंस। चौथा, मिसिंग योर कॉन्फ्लिक्ट टैग्स। और पांचवा, NMS ग्राफ्स में ग्रेडियंट, PSR और TSR का परफेक्ट रिफ्लेक्शन। हाँ। अगर लैब के FAT में ये सब पास हो गया तो साइट पर SAT लगभग पक्का सक्सेसफुल होगा। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुरक्षित टेस्टिंग करें और डेटा की हर एक बाइट को गंभीरता से परखें।